ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स्ड ऑसिलेशन अंडर फ्रिक्शन। इसमें हमारे पास क्या है कि हमने अभी तक नॉर्मल फ्री ऑसिलेशन देखे, फिर हमने डैम्पिंग देखी। अब बेसिकली डैम्पिंग के साथ साथ और हमने फोर्स भी अलग से देखा था। अब डैम्पिंग के साथ साथ फोर्स मतलब हम बाहर से फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्टली उस पर आ जाते हैं कि हमारे पास इस ऑसिलेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये देखिए एक्स डबल डॉट, ये 2 लैम्डा एक्स डॉट जो है वो डैम्पिंग की वजह से है। तो यहाँ पर डैम्पिंग जो है वो किसकी वजह से दे रहे हैं अपन? फ्रिक्शन की वजह से दे रहे हैं। ओके, सो आई होप ये अपन को पता है, पहले पढ़ा है अपन ने, डैम्पिंग से 2 लैम्डा एक्स डॉट आता है और ये ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स आता ही है क्योंकि ये हमने फ्री ऑसिलेशन में देखा था। ये फ्री ऑसिलेशन के अंदर अपन ने देखा था, करेक्ट। और ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी हमने देखा था, ये जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जो हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू है। ओके, सो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आ चुका है क्योंकि हमने अलग अलग इस वाले पार्ट को किया है, इसको किया है और इसको भी किया है, तो तीनों का कंबाइन हो चुका है, सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे फ्री ऑसिलेशन पहले हो रहे थे, डैम्पिंग मतलब किसी मीडियम के अंदर अपन करवा रहे थे, फिर हम उसकी डैम्पिंग को कंपनसेट करने के लिए, रिकवर करने के लिए बाहर से फोर्स भी अप्लाई कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपली हम यहाँ पर वी रिप्लेस कोस गामा टी ऑन द राइट बाय एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा टी। तो जो कोस गामा टी है इसको हमने लिखा है एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा टी, जो कि कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम इसका केवल रियल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हो ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर आप रियल पार्ट आगे आर ई लिख देते हो, रियल लिख देते हो, इसका मतलब आप इसका कोस कंपोनेंट ले रहे हो, और आगे इमेजिनरी लिख देते हो, आप इसका साइन ले रहे हो। हमारे पास कॉस है तो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करने के लिए हम बाद में लास्ट में जब हमारा जो भी एक्सप्लेनेशन आएगा उसमें हम चाहें तो वापस उसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं रियल पार्ट लेके। ओके, नाउ वी सी का पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है कि जब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, राइट हैंड साइड में भी कुछ पार्ट है, तो उसके दो तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं, सी एफ और पी आई। सीएफ हम पढ़ चुके हैं फ्री ऑसिलेशन के केस में, और पीआई हम फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जो पीआई होता है वो पीआई भी इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, इसलिए वो इसे सेटिस्फाई करता है। तो हम पहले एक पीआई कंसीडर करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि सॉल्यूशन है इसका, और अगर वो इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो सपोज मान लीजिए जो पीआई है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है, वो हम किस फॉर्म में ले रहे हैं? इस फॉर्म में ले रहे हैं। ओके, x इज इक्वल्स टू बी एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा टी, ये हमने माना है, हमें पता नहीं है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ऑब्टेनिंग फॉर कैपिटल बी द वैल्यू b इज इक्वल्स टू दिस। तो हमारे पास देखो इक्वेशन क्या थी? x डबल डॉट प्लस 2 लैम्डा x डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू f बाय m कॉस गामा टी, करेक्ट। ये था, हमने इसका सॉल्यूशन माना है x इज इक्वल्स टू बी एक्सपोनेंशियल, अच्छा कोस को हटा देते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा टी, ये हमने मान लिया। अब कैपिटल बी एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा टी अगर इसका सॉल्यूशन है, जो कि क्या है? इसका पी आई है, और अगर इसका सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करके हमें क्या मिल जाएगा? हमें इसका आंसर मिलेगा, अगर इस इक्वेशन के हम अंदर रखते हैं तो कैपिटल बी मिल जाएगा। तो डबल डॉट करो, डबल डॉट का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? बी एज इट इज है, आयोटा गामा का स्क्वायर ई रेज टू पावर आयोटा गामा टी प्लस 2 लैम्डा सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन, तो बी आयोटा गामा और साथ में कितना आ जाएगा हमारे पास? एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू में क्या मिल जाएगी यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा? एफ बाय एम एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा टी, ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट जो है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल और ये वाला पार्ट कैंसिल। अब यहाँ से अपन को जो वैल्यू है वो किसकी निकालनी है? कैपिटल बी की निकालनी है, तो आप वैल्यूज पुट कीजिए और इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। आई होप आपको कैपिटल बी की वैल्यू जो है वो यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि मैंने बाकी तो सारा कर ही दिया है। देख लीजिए आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो माइनस का होता है 1, तो माइनस का बी गामा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा आयोटा के साथ में 2 लैम्डा बी गामा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। तब यहाँ से आप कैपिटल बी जो है वो एक साइड ले लीजिए और उसकी वैल्यूज आप पुट करके देख लीजिए, यू विल गेट, यहाँ से बी निकालना है आपको, तो बी की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, अच्छा यहाँ पर भी बी था हमारे पास,
क्योंकि x की वैल्यू रखी है ना, तो इसमें भी b आएगा। तो b आपके पास कॉमा आ रहा है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा गामा आयोटा इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। ओके, मैं निकाल देती हूँ, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी f अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस आयोटा 2 लैम्डा गामा। अब दैट इज क्लियर टू यू? ओके, सो ये आपका बी आ जाता है और मैं शो कर देती हूँ आपको। इक्वेशन नंबर 26.2 देख लीजिए। यस, ये हमें मिल चुका है। नाउ राइटिंग कैपिटल बी एज दिस टर्म। देखो कैपिटल बी में आपके पास क्या है, कैपिटल बी में आपके पास कुछ पार्ट रियल है और कुछ इमेजिनरी है। जब भी इस तरह की कोई क्वांटिटी होती है जिसमें रियल पार्ट यानी z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी इसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। और इसके पोलर फॉर्म में हम इसे क्या लिखते हैं, आर ई की पावर आई थीटा, जहां पर ये आर क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और थीटा कैसे दिया जाता है, tan इनवर्स y बाय यानी इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। सेम चीज हम यहाँ करेंगे, हमें इस b को भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मानना है। अगर इस b को कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मानेंगे तो ये b किसका रोल प्ले करेगा, z का। और उसका पोलर फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, r की जगह मान लीजिए हम लिख लेते हैं स्मॉल b। ओके, और एक्सपोनेंशियल आयोटा की जगह हम देख लेते हैं क्या लिया है, जेओटा लिया तो जेओटा ले लेंगे, आयोटा लिया है आयोटा डेल्टा। तो कैपिटल स्मॉल बी क्या होना चाहिए, स्मॉल बी आपका होना चाहिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में है, तो हमें पहले इस बी को रियल और आयोटा वाले पार्ट में सेपरेट करना पड़ेगा। और वो सेपरेशन का तरीका क्या होता है, जो आपके पास नीचे टर्म है उसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी है, आपके पास क्वांटिटी है कि 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका रियल और इमेजिनरी अलग करो, तो हम क्या तरीका करते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, ऐसे ही करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कैपिटल बी को क्या लिखेंगे, कैपिटल बी में हमारे पास क्या था, हमारे पास था एफ अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा लेमडा गामा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर भी रियल पार्ट पे कुछ नहीं करना है, 2 आयोटा लेमडा गामा। तो सेम क्वांटिटी से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, सेम से नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। ऊपर हमारे पास एज इट इज आएगा, नीचे देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन आयोटा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो m, ये तो था हमारा a इसका स्क्वायर प्लस ये हमारा था b इसका स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक है, अब हम अलग अलग कर सकते हैं। अब हमारा रियल पार्ट क्या हुआ, रियल पार्ट हमारा हुआ एफ अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये तो हुआ हमारा रियल पार्ट। और यहाँ पे देखो माइनस आयोटा, आयोटा के साथ क्या है, 2 लेमडा गामा और साथ में एफ है, यानी कि एफ 2 लेमडा गामा डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ओके, अब हमने कर लिया है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग। तो हम निकालते हैं स्मॉल बी, जो कि था रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर। ओके सॉरी, इस एफ को अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, ये टर्म भी तो आएगा। यस, ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये आएगा। तो रियल पार्ट का स्क्वायर देते हैं, तो एफ स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर गामा स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दिस इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर में आ जाएगा एफ स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर गामा स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा सा कॉमन क्या क्या आ रहा है, एफ स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर कॉमन है। ओके, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको, ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर गामा स्क्वायर का स्क्वायर। तो पहले ऊपर तो बचेगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर गामा स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि ऊपर वाली जो क्वांटिटी मतलब ये
ये लूप के अंदर जो मैंने ली है, दिस क्वांटिटी इज सेम एज दिस क्वांटिटी, बस ऊपर इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो एक पावर से पूरी एक पावर अंदर चली जाएगी और हमारे पास बाहर आएगा, इसको मैं बाहर लूंगी तो ये f/m हो जाएगा, राइट। और हमारे पास बचेगा 1/√ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ये हमारे पास है स्मॉल बी की वैल्यू। अब स्मॉल बी की वैल्यू मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए स्मॉल बी आपके पास ये आएगा, ओके, जो हमने सॉल्व कर लिया है। टेन डेल्टा निकालने का तरीका क्या है, टेन डेल्टा हमारे पास होगा y/x, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का रेशो। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या था, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास था देख लो, दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, करो इसको, इससे डिवाइड करोगे ना तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाला f से f भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ऊपर बचेगा ये, नीचे बचेगा ये, और माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो आप ये खुद कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा गामा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, जिसे आप क्या लिख सकते हो 2 लैम्डा गामा अपॉन गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब टेन डेल्टा दिखा देती हूँ आपको, ये रहा टेन डेल्टा, ठीक है, ये हमें मिल चुका है, तो 26.3 को हम समझ चुके हैं। फाइनली हम क्या करेंगे अब, इसके बाद हमें क्या करना है, टेकिंग क्या बोल रहा है वो, लैंग्वेज में क्या बोल रहा है वो, हमारे ऑथर क्या बोल रहे हैं, टेकिंग द रियल पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। अगर हम इसका रियल पार्ट लेते हैं, कैपिटल बी एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा टी, जिसको इन्होंने ऐसे लिखा है, ये तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल बी की वैल्यू क्या थी, देखो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है बी ई की पावर आयोटा गामा टी को लिखा है बी कॉस गामा टी प्लस डेल्टा, इसका रियल पार्ट लिया है, इसका रियल पार्ट ये कैसे हुआ, तो देखो ले लेते हैं। कैपिटल बी क्या माना था, बी हमारे पास था बी ई की पावर आई डेल्टा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये इसके साथ में ई की, ये तो हो गया बी, ठीक है, और इसके साथ में ई की पावर आयोटा गामा टी भी, तो हमें क्या मिल रहा है, बी एक्सपोनेंशियल आयोटा गामा टी प्लस डेल्टा मिल रहा है। और अगर इसका रियल पार्ट लेना है, क्योंकि ऊपर हमारे पास एफ किस में था, कॉस में था, हमने उसको रिप्लेस किया था, और तब मैंने आपसे कहा था कि वापस हम इसको कॉस में ले लेंगे लास्ट में, तो लास्ट में हमें जो एक्सपोनेंशियल टर्म मिल रहा है, हम उसका रियल पार्ट लेना पड़ेगा, और वो कितना आ जाएगा, कॉस गामा टी प्लस डेल्टा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर। So taking real part this, we find the particular integral of equation 26.1, adding to this general solution so that the equation with 0 on the right hand side and taking for the case omega not greater than lambda we have। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, एक्चुअली पी तो हमें मिल गया था, राइट, और पी हमें मिलने के बाद हमें टोटल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी वाई, यानी कि जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो हमारा होता है सी एफ प्लस और पी आई। जब हमारा सी एफ निकालते हैं, तो सी एफ निकालते टाइम पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रखते हैं, राइट हैंड साइड को जीरो के इक्वल करते हैं, और इसको सॉल्व करने से जो सॉल्यूशन आता है वो होता है सी एफ, और जब इस पूरे को राइट हैंड साइड वाला पार्ट एज इट इज रखते हैं तो हमारे पास आता है पी आई। पी आई वाला पार्ट हम कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, इसको दोबारा नहीं करेंगे, सिर्फ सी एफ निकाल लेते हैं। अब सी एफ के लिए आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है 2 लैम्डा एक्स डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड को जीरो रखना है। इफ यू रिमेंबर दिस इज द सेम केस ऑफ डैम्पिंग, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और डैम्पिंग का जो सोल्यूशन है वो हमें पता है, वो हमारे पास क्या आया था, ए ई की पावर माइनस लैम्डा टी कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा, ये हमारा डैम्पिंग का केस था, तो यही हमारा क्या होगा सी एफ, और पी आई हमने जो अभी भी निकाला है वो होगा, तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई करो तो ए ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा प्लस बी कॉस गामा टी प्लस डेल्टा, ये फाइनल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन लेट मी शो यू, तो यस 26.4 इक्वेशन को देखो, ये जनरल सॉल्यूशन है। ओके, नाउ the first term decreases exponentially with time, so after a sufficient time only the second term remains। ये कह रहा है कि जब आपका समय बहुत ज्यादा बीत जाएगा तो ये वाले पार्ट में, क्योंकि t के आगे माइनस लगा हुआ है, तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये क्वांटिटी आपकी छोटी होती जाएगी, और सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, तब आपका फर्स्ट टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो, और सेकेंड टर्म उस वक्त जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्ट ऐसा नहीं
नहीं है जो टाइम के साथ कम हो, क्योंकि कॉस का पार्ट है, कॉस तो हमेशा ऐसा ही चलेगा, कितने टाइम बाद लो उसका, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बचेगा वो बचेगा ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद। ध्यान रहे ये कंडीशन तब भी आएगी जब बहुत ज्यादा समय बीत जाएगा, तो 26.5 हमारे पास सर्वाइव कर जाएगा। ओके, चलिए expression 26.3 for the amplitude b of the forced oscillation increases as gamma approaches ओमेगा नोट। ठीक है, ये कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताती हूँ आपको। बट डज नॉट बिकम इनफाइनाइट एज इट डज इन रेजोनेंस विदाउट फ्रिक्शन। डोंट वरी अगर ये लाइन भी समझ में नहीं आ रही है, हमें ये बेसिकली रेजोनेंस वाली कंडीशन निकालना चाह रहा है। तो हमें ये कह रहा है कि फॉर अ गिवन एम्पलीट्यूड एफ, यानी स्मॉल एफ को कांस्टेंट रखते हुए अगर एम्पलीट्यूड निकाला जाए तो एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेटेस्ट होगा कब, जब गामा की वैल्यू ये हो जाएगी। दैट वी हैव टू प्रूव, गामा की इस वैल्यू पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है तो हम जानते हैं कॉस वाला पार्ट क्या है, फेज पार्ट, और स्मॉल बी क्या है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले बी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बी क्या था, बी हमारे पास था एफ अपॉन एम रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये था हमारे पास बी। करेक्ट, ये हमें क्या करना पड़ेगा, दिस वी हैव टू, अच्छा रूट आया था क्या इसके अंदर, नीचे आया था रूट, जस्ट लेट मी राइट डाउन द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। यस, बी हमारे पास ये था, इसकी पावर 1/2 थी। ठीक है, अब हमें चाहिए ये बी मैक्सिमम, ये हमें बी क्या चाहिए, मैक्सिमम। अगर हमें ये बी, और ये बोल रहा है कि गामा की वैल्यू चेंज करो, आप गामा की वैल्यू चेंज करो और गामा की वो वैल्यू निकालो जिस पर बी मैक्सिमम हो जाए। अगर बी आपका मैक्सिमम होना है तो देखो डिनोमिनेटर वाली जो क्वांटिटी है उसको क्या बोले, अगर ये मैक्सिमम होना है, ये मैक्सिमम होना है तो ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। यानी इस रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, और रूट के अंदर कौन सी क्वांटिटी है, रूट के अंदर है ये क्वांटिटी, ये अगर मिनिमम हो गया तो अपने आप बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और कोई भी क्वांटिटी मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए उसका पहला डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो डी बाय डी, आप किसको चेंज कर रहे हो, गामा, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में लेना है, गामा के रेस्पेक्ट में। और ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर गामा स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, जीरो। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो चलो गामा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, पहले 2 है तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और फिर गामा स्क्वायर का भी करना है तो माइनस का 2 गामा, प्लस इसमें 4 लैम्डा स्क्वायर कॉमन रहेगा, गामा स्क्वायर हो जाएगा 2 गामा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लिए तो आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देती हूँ, आपके पास ये आ रहा है 4 गामा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 लैम्डा स्क्वायर गामा। आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ से आपको मिलेगा गामा से गामा कैंसिल आउट हो रहा है, 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 लैम्डा स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 गामा स्क्वायर। हमें गामा की वैल्यू निकालनी है, 4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, ये मैंने कर दिया, और यहाँ से गामा की वैल्यू आ रही है रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2। तो दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, ये एम्पलीट्यूड का रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो गामा की ये वैल्यू जो है आपकी बुक में डायरेक्टली दे रखा है, ये देखिए, यहाँ देखिए, है ना, ये गामा इज इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये हमें एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम मिल जाता है। अब ये क्या बोल रहा है, आगे वाली लाइन छोड़ दो क्योंकि उसका डेरिवेशन तो करना नहीं है। नाउ लेट अस कंसीडर द रेंज नियर द रेजोनेंस। नियर द रेजोनेंस क्या होगा, नियर द रेजोनेंस आपका होगा गामा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एप्सिलॉन। देखो एम्पलीट्यूड रेजोनेंस की बात अलग है, अब जनरल रेजोनेंस कर रहे हैं। जनरल रेजोनेंस हमने उसमें पढ़ा था, फोर्स वाले ऑसिलेशन पढ़ा था, हमारा जो डैम्पिंग है, जनरल ऑसिलेशन हमें मिलता है जब गामा जो है वो हमारा ओमेगा नोट को अप्रोच कर जाता है। आई होप हमने ये चीज किसी न किसी प्रीवियस टॉपिक में प्रूव की है। तो जनरल रेजोनेंस जो होता है वो गामा नियरली इक्वल टू जब हमारा ओमेगा नोट आ जाता है तब हमारा जनरल रेजोनेंस होता है। तो अगर हमें नियर रेजोनेंस देखना है, हमें क्या करना है, नियर रेजोनेंस देखना है, तो ओमेगा गामा की वैल्यू जो है एग्जैक्टली ओमेगा के बराबर मत रखो, ओमेगा के नोट के आसपास रख लो। तो चलो हम गामा नोट की वैल्यू लिख लेते हैं ओमेगा नोट प्लस एप्सिलॉन, जहां पर एप्सिलॉन बहुत छोटी क्वांटिटी है। अगर ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी तो हम रेजोनेंस के बिल्कुल पास में है। इसका मतलब है कि गामा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एप्सिलॉन विद एप्सिलॉन वेरी स्मॉल। और हम ये भी मान के चलेंगे कि जो गामा है वो वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट है। तो आपका जो एम्पलीट्यूड रेजोनेंस है आप उससे भी इस चीज को समझ सकते हैं। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस हमारा कहाँ आया था, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस आया था हमारा
ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर पे। अब कंडीशन लगाओ कि लैम्डा जो है वो ओमेगा नॉट से बहुत छोटा है। अगर लैम्डा बहुत छोटा हुआ तो लैम्डा वाली टर्म को अवॉइड कर दो। तो गामा इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है? रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? गामा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। और अगर रेजोनेंस के पास में देखना है तो ओमेगा नॉट के अंदर एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी आप ऐड कर दीजिए जिससे आप रेजोनेंस के पास में आ जाएंगे। आई होप दैट इज क्लियर। देन वी कैन approximately put in 26.2 as this term ये कैसे बराबर हुआ इसको देख लेते हैं। गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर है? a प्लस बी ए माइनस बी रख लेते हैं पहले, यानी गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। करेक्ट। अब क्योंकि हम जानते हैं कि गामा नियरली इक्वल टू ओमेगा नॉट है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं है बट हमारे पास क्या है? नियरली इक्वल टू है। तो क्या करेंगे कि इस गामा को भी ओमेगा नॉट के बराबर लिख सकते हैं और इसे भी ओमेगा नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा नॉट। इधर तो ये आ जाएगा। करेक्ट। और इधर क्या आएगा? इधर आप सोचोगे जीरो, नहीं जीरो नहीं करना है, कारण बताती हूँ अभी। देखो जब आप गामा प्लस ओमेगा नॉट करोगे तो यहाँ पर अगर आप गामा की वैल्यू रखो कितनी होनी चाहिए? ओमेगा नॉट प्लस एप्सिलॉन, और साथ में ये वाला ओमेगा आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? ओमेगा नॉट। तो ये कितना हो रहा है? 2 ओमेगा नॉट प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि 2 ओमेगा नॉट के सामने एप्सिलॉन बहुत छोटी क्वांटिटी है इसलिए हमने इसको जीरो मान लिया और हमें आंसर ये मिल गया। लेकिन जब ये वाली वैल्यू करेंगे तो गामा की वैल्यू रखते हैं पहले ये और फिर माइनस का ओमेगा नॉट। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो केवल एप्सिलॉन ही बचेगा। तो चाहे कितनी छोटी क्वांटिटी हो, जीरो से तो छोटी नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम क्या रखेंगे? एप्सिलॉन। तो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 2 ओमेगा नॉट एप्सिलॉन। दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे ये रहा 2 ओमेगा नॉट एप्सिलॉन। साथ ही साथ में 2 आयोटा लैम्डा गामा को क्या रख सकते हैं? 2 आयोटा लैम्डा गामा को 2 आयोटा लैम्डा गामा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 आयोटा लैम्डा। गामा को हम नियरली इक्वल टू क्या मान सकते हैं? ओमेगा नॉट। तो इसको हम क्या रख सकते हैं? 2 आयोटा ओमेगा लैम्डा नॉट। लेट मी शो यू, ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। सो दैट कैपिटल बी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास? कैपिटल बी हमारे पास ये हो जाएगा और स्मॉल बी हमारे पास ये हो जाएगा। तो हम कैपिटल बी और स्मॉल बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल बी निकालते हैं, ठीक है। इस बुक की यही खास बात है। खास बात क्या? बुरी बात है कि डेरिवेशन नहीं दे रखे। एफ बी हमारे पास क्या था? स्मॉल बी हमारे पास था ये, इफ यू रिमेम्बर, ओमेगा नॉट स्क्वायर। लेक्चर बैक करके देखना, ये हमारे पास बी था। करेक्ट। रखते हैं इसके अंदर वैल्यू। हमने अभी अभी देखा है कि हमें गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को हम क्या रख सकते हैं? 2 ओमेगा नॉट एप्सिलॉन, और 2 आयोटा लैम्डा गामा को हमें रखना है 2 आयोटा लैम्डा ओमेगा नॉट। तो एफ अपॉन एम, सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं? इसको रखना पड़ेगा हमें माइनस का 2 ओमेगा नॉट एप्सिलॉन, ठीक है, प्लस इसको हम रख सकते हैं 2 आयोटा लैम्डा ओमेगा नॉट। दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी है। एफ अपॉन कॉमन क्या आ रहा है? माइनस कॉमन आ रहा है, 2 ओमेगा नॉट कॉमन ले लिया मैंने, तो बचेगा मेरे पास एप्सिलॉन माइनस आयोटा लैम्डा। ये देखिए, ओके। इसमें हमारे पास ये आ चुका है। करेक्ट। सो लेट मी शो यू दिस थिंग कि हमारे पास बी की यही वैल्यू दे रखी है क्या? कैपिटल बी की। इसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर ले जाओ नेगेटिव को, एक बार 2m को साइड में लिख लो, फिर एप्सिलॉन माइनस आयोटा ओमेगा और ओमेगा नॉट को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए। ये बी की वैल्यू देख लीजिए और ये रहा बी की वैल्यू, सेम यही मिला है अपन को, ये हमने दिखा दी। अब स्मॉल बी निकाल देती हूँ मैं। ओके, स्मॉल बी हमारे पास है एफ अपॉन एम रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ये स्मॉल बी था, यहाँ पर भी रख देते हैं चलो। तो एफ अपॉन, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर को करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या मिलेगा? माइनस का 2 ओमेगा नॉट एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस ये 2 लैम्डा स्क्वायर गामा स्क्वायर। क्या मिलेगा हमें? हमारे पास 2 लैम्डा गामा का स्क्वायर बेसिकली, और गामा क्या है? ओमेगा नॉट के बराबर है, तो 2 लैम्डा ओमेगा नॉट का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 लैम्डा ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ओके, कॉमन क्या क्या आ रहा है? 2 ओमेगा नॉट, रूट के अंदर से कॉमन ले लो, उसका स्क्वायर है, तो ऊपर बचेगा एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास है स्मॉल बी। लेट मी शो यू, यही है क्या? यस, ये देखिए यही है। टेन डेल्टा क्या मिलेगा? टेन डेल्टा वैसे कितना था हमारे पास? 2 लैम्डा गामा अपॉन गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 2 लैम्डा ओमेगा नॉट,
और ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा नॉट एप्सिलॉन, कैंसिल आउट करो, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, ये देखिए 10 डेल्टा। ओके, आई होप 26.7 तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है a property of the phase difference delta between the oscillation and the external force is that it is always negative, that is the oscillation lags behind the force। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फेज डिफरेंस किसके बीच में है, देखो आपने शुरू में जो डिफरेंशियल इक्वेशन ली है उसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पार्ट था, राइट हैंड साइड में इफ यू रिमेंबर आपके पास था कॉस गामा टी, और हमने फाइनल सॉल्यूशन अभी निकाला है बी कॉस गामा टी प्लस डेल्टा। तो हमारे पास फोर्स ये रहा और ऑसिलेशन ये रहे, तो फोर्स में और ऑसिलेशन में फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, एम्पलीट्यूड छोड़ दो, इधर कॉस गामा टी है, इधर कॉस गामा टी है, इधर एक्स्ट्रा डेल्टा आ रहा है, सो डेल्टा इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड ऑसिलेशन। और हमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये तो प्लस डेल्टा जा रहा है, तो ये फोर्स से आगे चल रहा है जबकि ये फोर्स के पीछे चल रहा है। इसका कारण क्या है, हमें 10 डेल्टा क्या मिला था, माइनस का 2 लैम्डा गामा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। सो हमें इन जनरल जो गामा है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर से अगर कम मिलता है तो ये नेगेटिव आता है, और उस कंडीशन में हमारे पास सिंस डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर डेल्टा नेगेटिव है तो आपके पास एक्स क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो बी कॉस गामा टी प्लस डेल्टा को क्या लिख सकते हो, क्योंकि वो नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा, जबकि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल था, कॉस गामा टी, तो फोर्स से ऑसिलेशन क्या हो गया, पीछे हो गया। तो ये हमारे पास ऑसिलेशन जो है वो पीछे चलता है, इसलिए हमने कहा कि ऑसिलेशन लैग्स बिहाइंड द फोर्स, ये फोर्स के पीछे चलता है। ओके, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है इसकी, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, लेग्स बिहाइंड द फोर्स। नाउ फार फ्रॉम रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस से हम बहुत दूर चले जाएं लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहां पर गामा ओमेगा नोट से कम है, वहां डेल्टा टेंस टू जीरो आ रहा है। सो लेट मी शो यू समथिंग। हमारे पास अगर हम 10 डेल्टा को लिखें, ठीक है, क्योंकि आपने माइनस डेल्टा यहीं पे कर लिया, माइनस डेल्टा यहीं पे कर लिया, इसलिए अब आपको 10 डेल्टा के अंदर नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। देखो 10 डेल्टा आपके पास ये था, करेक्ट, पर इस नेगेटिव को आपने डेल्टा में इंक्लूड कर लिया, तो अब आपके फेज डिफरेंस में आपको केवल इसकी वैल्यू लेनी है। तो ध्यान रखिए क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2 लैम्डा गामा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ध्यान रखिए डेल्टा हमने ऑलरेडी का नेगेटिव साइन हमने यहाँ कर लिया है, तो दोबारा नहीं लगाएंगे। अब हम करते हैं कि फार फ्रॉम रेजोनेंस, ये बोल रहा है रेजोनेंस से बहुत दूर चले जाओ, और कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब गामा जो है, देखो आपके पास सपोज गामा इधर भी जा रहा है, गामा इधर भी जा रहा है, बीच में कहीं ओमेगा नोट है, तो ये वाला जो रीजन है वो है गामा लेस देन ओमेगा नोट का, और ये वाला रीजन है वो गामा ग्रेटर देन ओमेगा नोट का। क्योंकि हमें रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, रेजोनेंस हमारा यहाँ पे हो रहा है, और हमें बहुत दूर जाना है। अगर बहुत दूर जाना है तो ना सिर्फ ये कंडीशन काम आएगी बल्कि ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि गामा को ओमेगा नोट से बहुत कम रख लो, और जब गामा को ओमेगा नोट से बहुत कम रखोगे तो डेल्टा देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले गामा बहुत कम है, अगर गामा बहुत कम है तो 2 लैम्डा गामा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर में गामा बहुत कम होने की वजह से पहले तो इसको हटाओ, ये जीरो हो गया। आंसर क्या आया, 2 लैम्डा गामा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब क्योंकि गामा बहुत कम है, इतना कम कि टेंस टू जीरो है, अगर ये टेंस टू जीरो है तो पूरी की पूरी क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, टेंस टू जीरो, और ये पूरी क्वांटिटी कितनी थी आपके पास, 10 डेल्टा। तो 10 डेल्टा आपके पास टेंस टू जीरो है, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो में साइन जीरो होता है जीरो, कॉस जीरो होता है 1, और ये वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। तो आपका डेल्टा टेंस टू जीरो होगा। तो ये मैं दिखा देती हूँ, तो देखिए इस साइड में डेल्टा टेंस टू जीरो होगा, और अब दूसरी साइड लेते हैं, गामा ग्रेटर देन ओमेगा नोट लेते हैं, गामा ग्रेटर देन ओमेगा नोट लेते हैं, गामा वेरी वेरी ले लो क्योंकि हमें रेजोनेंस से बहुत आगे जाना है। तो हमारा 10 डेल्टा कितना था, 2 लैम्डा गामा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। गामा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो ये जीरो हो जाएगा इस बार। अगर गामा बहुत बड़ा है तो इसको हटाओ, तो नेगेटिव साइन तो आ ही रहा है, तो माइनस का 2 लैम्डा गामा अपॉन गामा स्क्वायर, एक गामा से एक पावर कैंसिल आउट हो जाती है, माइनस का 2 लैम्डा अपॉन गामा। और क्योंकि गामा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि ऑलमोस्ट नीचे वाली क्वांटिटी जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये वाली क्वांटिटी आपके पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे माइनस जीरो, ये जीरो आ रहा है ना, ये वाली वैल्यू, ये जीरो आ जाएगी, पर माइनस में जीरो है, यानी 10 डेल्टा की वैल्यू आपकी होनी चाहिए माइनस जीरो। और 10 डेल्टा की वैल्यू माइनस जीरो कब होती है,
अगर मैं लिखूं साइन बाय कॉस, साइन पाई अपॉन कॉस पाई, तो साइन पाई तो होता है 0, कॉस पाई होता है -1, तो ये माइनस का 0 आपको मिल रहा है। आगे बात समझ में, इसका मतलब इस बार जो डेल्टा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पाई के इक्वल होना चाहिए। सो लेट मी जस्ट शो यू, ये देखिए डेल्टा इज इक्वल टू माइनस पाई। ओके, सो जो डेल्टा है वो हमारा 0 से शुरू हुआ और माइनस पाई तक चेंज होता है। इस कंडीशन में बीच में ये एक वैल्यू से गुजरता है -π/2। ये कहां से गुजरता है, -π/2 पे। ये कब गुजरता है, जब आपका गामा जो है वो ओमेगा नोट के, देखो आपने गामा ये वाली रेंज में लिया तो आपको डेल्टा मिला 0, आपने ये रेंज में लिया तो आपको डेल्टा मिला पाई, यानी बीच में कहीं पे गामा बराबर ओमेगा नोट हुआ होगा और वहां आपको डेल्टा मिलेगा π/2। क्यों, क्योंकि 10 डेल्टा आपका था 2 लैम्डा गामा अपॉन गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो नीचे का वाली की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू इन्फिनाइट हो सकती है। और 10 डेल्टा जब इन्फिनिटी होता है, 10 डेल्टा कब इन्फिनिटी होता है, जब साइन 1 हो जाए, तो साइन π/2 अपॉन कॉस π/2 अगर आप देखो तो साइन π/2 1, cos π/2 0, वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी। तो इस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू क्या है, π/2। तो जो फेज डिफरेंस है वो कैसे चेंज होता है, 0 से π/2 और माइनस पाई, सॉरी पाई, ये आपके पास पाई आ जाता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाती है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इन्होंने यहाँ पे 0 लिया है और यहाँ पे माइनस पाई लिया है और यहाँ पे -π/2 लिया है, राइट। और हमने यहाँ पे 0 लिया है और पाई लिया है और π/2 लिया है। इसका रीजन है क्योंकि हम जो नेगेटिव साइन है वो हम ऊपर ही ले चुके हैं, हमने नीचे नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं किया है, हमने नेगेटिव साइन को ऊपर ही कंसीडर कर लिया था। हमने कहाँ डाल दिया था, हमने यहाँ डाल दिया था। अगर हम यहाँ नहीं डालते तो यही वैल्यूज क्या आ जाती, पॉजिटिव आ जाती। इसलिए कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव साइन हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए हमारे तीनों एंगल जो है वो पॉजिटिव आए हैं। अगर हम ऊपर नेगेटिव नहीं लेते तो तीनों एंगल हमारे नीचे नेगेटिव आ जाते। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। चलिए, तो ये भी हो चुका है हमारा, गामा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे भी हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए आपके पास यहाँ पर यस, इन स्टेडी मोशन व्हेन द सिस्टम एग्जीक्यूट द फोर्स्ड ऑसिलेशन, स्टेडी मोशन में, क्योंकि हमने देखा स्टेडी मोशन में टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है और उस वक्त जो डैम्पिंग वाला पोर्शन है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। डैम्पिंग हमारी खत्म हो जाती है क्योंकि e⁻⁻ था, तो वो वाला तो खत्म हो गया। केवल कौन सा बच रहा था, b cos गामा t प्लस डेल्टा, और ये हम गामा जानते हैं किसकी वजह से है, एक्सटर्नल फोर्स। तो द सिस्टम एग्जीक्यूट द फोर्स ऑसिलेशन, वो प्योरली फोर्स ऑसिलेशन करने लग जाता है क्योंकि उसमें डैम्पिंग खत्म हो जाती है। गिवन बाय 26.5, वो वही है जिसमें ये वाला पार्ट लिखा हुआ है। इट्स एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, उसकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती है। एनर्जी इज कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सोर्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड डिसिपेटेड बाय फ्रिक्शन। ये बोल रहा है कि एनर्जी चेंज क्यों नहीं होती है। देखो, एनर्जी चेंज इसलिए नहीं होती है क्योंकि सपोज आपने पानी था, पानी के अंदर आपका पेंडुलम था, तो पेंडुलम ने शुरुआत में ऑसिलेशन करे, लेकिन पानी की वजह से उसमें कंटिन्यू डैम्पिंग हो रही है। लेकिन जितनी डैम्पिंग हो रही है उतना आप उस पर फोर्स भी लगा रहे हो। तो झूला झूलाते हैं ना किसी को, तो धीरे धीरे झूला घटता जा रहा है, लेकिन जितना झूला कम होता जा रहा है उतना ही अगर आप पीछे से झूले को धक्का देते जाते हो तो जितनी एनर्जी झूले की पहले थी उतनी ही बाद में रह जाती है, तो एनर्जी चेंज नहीं होती है। इसलिए ऐसा कह रहा है कि एनर्जी इज कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सोर्स। सोर्स क्या है, जो बाहर से धक्का लगा रहे हैं ना फोर्स से, उस फोर्स से कंटिन्यू एनर्जी मिलती जा रही है। जितनी एनर्जी फ्रिक्शन कम कर रहा है, यानी जितनी एनर्जी पानी, यानी पानी तो लगा रहा है फ्रिक्शन, तो जितनी एनर्जी फ्रिक्शन से कम होती जा रही है उतनी ही एनर्जी क्या होती जा रही है, कंपनसेट होती जा रही है बाहर वाले फोर्स से। इसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज नहीं हो पा रही है। ओके, नाउ लेट आई गामा इज द मीन अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम। सपोज यूनिट टाइम में जो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड है वो आपके पास क्या है, आई गामा। तो वी हैव आई गामा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, आई ऑफ गामा इज इक्वल्स टू 2f, वेयर f इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिसिपेटिव फंक्शन। डिसिपेटिव फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता रखा है। डिसिपेटिव फंक्शन हमने उसमें पढ़ा था, रेलेस डिसिपेशन फंक्शन। जिस तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना 1/2mv², उस टाइम पे इफ यू रिमेंबर फ्रिक्शन फोर्स हमने माना था अल्फा वी, है ना, अल्फा वी माना था, तो अल्फा एक्स डॉट लिख सकते हैं या फिर अल्फा वी लिख सकते हैं। तो जो डिसिपेशन फंक्शन था वो डिसिपेशन फंक्शन बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, यानी 1/2 हुआ करता था, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ था, अल्फा वी स्क्वायर, अल्फा
एक्स डॉट स्क्वायर। इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस थिंग, आप रेलेस डिसिपेशन फंक्शन वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने रेलेस डिसिपेशन फंक्शन को फ्रिक्शन से क्लियरली समझाया हुआ है। ओके तो डिसिपेशन फंक्शन हमारा होता है हाफ एल्फा एक्स डॉट स्क्वायर। देखो जैसे आपका फोर्स होता है माइनस का के एक्स, बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे हुक्स लॉ में फोर्स होता है माइनस का के एक्स और इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर। उसी तरह से आपका फ्रिक्शन फोर्स है माइनस का अल्फा एक्स डॉट और इसके करस्पॉन्डिंग, या अल्फा एक्स डॉट ही मान लीजिए, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसे मान लीजिए, इसको एफ ले लो, कैपिटल एफ प्राइम। ये डिसिपेशन फंक्शन होता है, ये होता है 1/2 अल्फा एक्स डॉट स्क्वायर, ये होता है डिसिपेशन फंक्शन। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना है माइनस का अल्फा एक्स डॉट, और हमारा डिसिपेशन फंक्शन कितना है 1/2 अल्फा एक्स डॉट स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, है ना। हम जानते हैं डैम्पिंग वाले केस में हमने पढ़ा था अल्फा अपॉन एम किसके बराबर होता है 2 लैम्डा। डैम्पिंग वाला एक्सप्रेशन देखिएगा तो कैपिटल एफ को क्या लिख सकते हो 1/2, अल्फा को क्या लिख सकते हो, यहाँ से अगर मैं देखूं अल्फा तो अल्फा कितना आ रहा है 2m लैम्डा, ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और साथ में कितना आ जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ रहा है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है m लैम्डा एक्स डॉट स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन दिखा देती हूँ, तो ये रहा f। ओके डिसिपेशन हम फंक्शन हमारा ये बन जाता है। ओके नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 26.5 वी हैव कैपिटल F इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। आप एक बार ये 25.13 इक्वेशन देख लीजिए, ये डेरिवेशन हमने स्किप किया है क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं था, बट जस्ट अ मिनट किसी को देखना हो तो ये डेरिवेशन यहाँ पे किया हुआ है फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड। ओके ये बुक आपके पास डाउन, मैंने कहा था गूगल से आपको मिल जाएगी, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। अगर किसी को ये समझना है कि नहीं है कैसा है समझा दीजिए, तो डेफिनेटली मैं इस पे एक लेक्चर एक्स्ट्रा बना दूंगी। बस आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा डिसिपेशन फंक्शन कैपिटल एफ होता है, तो जो हमारी एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम होता है वो होता है 2f, मतलब मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो वो 2f होता है फ्रॉम 25.13, जो कि हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, मतलब इसलिए मैंने इसको करवाया नहीं। सो मैं जस्ट बता रही हूँ उसका यूज आ रहा है एक्चुअली। जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है ना, ये रहा आई गामा इज इक्वल टू 2f। आई गामा क्या है, आई गामा इज द मीन अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मीन अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है हमारे पास, आई गामा है। और ये हमने अभी भी देखा किसके इक्वल था 2f के इक्वल था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी कैन राइट आई गामा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। आई गामा हमारे पास हो जाएगा 2f। अब f हमारे पास आ चुका है कितना, लेमडा m एक्स डॉट स्क्वायर। जस्ट रिमेंबर f हमारे पास कितना आ चुका है, लेमडा m एक्स डॉट स्क्वायर। x हमारे पास क्या था, b cos गामा t प्लस डेल्टा, तो x डॉट कितना आ जाएगा, गामा बाहर आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, ठीक है। तो आप लेना चाहें तो आई गामा हमने अभी भी दिखाया है कि माइनस का 2f था, कौन सी इक्वेशन से 25.13, जो मैंने नहीं कराया है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस के डेरिवेशन में नहीं है, बट आपको समझना है तो एक लेक्चर बनाया जा सकता है। तो माइनस का b गामा साइन गामा टी प्लस डेल्टा, ये हमारा एक्स डॉट आ जाएगा। तो हमारा f कितना हुआ, हमारा f हुआ लेमडा m एक्स डॉट का स्क्वायर, एक्स डॉट का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा टी प्लस डेल्टा, ये हमारा f है। तो f दिखा देती हूँ सबसे पहले, ये रहा f। अब ये टाइम एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड साइन इज 1/2। सपोज हम टाइम एवरेज ले लेते हैं, यानी इसका एवरेज ले लेते हैं, इसका एवरेज लेंगे तो ये तो सब कांस्टेंट है, एवरेज केवल किस पे लगेगा, साइन पे लगेगा, और साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है 1/2 होता है। तो ये आ जाएगा एवरेज ऑफ एफ हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 लेमडा एम बी स्क्वायर गामा स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो आई गामा है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 2f के बराबर है, और ये आई जो था वो एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम था, इसलिए हमें f का एवरेज लेना पड़ रहा है। तो ट्वाइस ऑफ हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज f लेना पड़ेगा। सो 2 इंटू 1/2 लेमडा एम बी स्क्वायर गामा स्क्वायर, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, और आई गामा की ये जो वैल्यू है लेमडा एम बी स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए 26.8 में, ठीक है। नियर रेजोनेंस वी हैव ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन फ्रॉम 26.7, 26.7 से अगर हम पुट करें तो आई जो है वो गामा को हटा के एप्सिलॉन के टर्म्स में अगर हमें लेना हो तो हमें जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी। तो नियर रेजोनेंस हमें क्या मिला था मैं बता देती हूँ, आप लेक्चर को बैक करके देख लेना, मैं पीछे नहीं जा रही हूँ। नियर रेजोनेंस हमें स्मॉल v की वैल्यू मिली थी ये f अपॉन 2m ओमेगा नॉट रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, अभी अभी किया है थोड़ी देर पहले। तो हमारा आई क्या आ जाएगा, आई हमारा है लेमडा एम बी स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी लेमडा एम बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर
अपॉन 4m² ओमेगा नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और साथ में किससे मल्टीप्लाई है गामा स्क्वायर से, ठीक है, ये गामा स्क्वायर। ओके, ये आ जाता है हमारे पास। इसको सॉल्व एफ स्क्वायर लैम्डा गामा स्क्वायर, एफ स्क्वायर लैम्डा, एक m से एक m कैंसिल आउट कर दो, तो ये आ रहा है 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, दिस इज आई। ये आई अब एप्सिलॉन का हो चुका है यहाँ पे, तो हमारे पास एप्सिलॉन का टर्म आ चुका है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हम नियर रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, हमें गामा नहीं चाहिए, अभी तक हमारा गामा था, इसमें भी गामा है, तो हम एप्सिलॉन नहीं लिख सकते जब तक हमारा गामा आ रहा है। तो हमें पता है नियर रेजोनेंस गामा इज नियरली इक्वल टू क्या हो रहा है, ओमेगा नॉट हो रहा है, तो नियर रेजोनेंस आप आई को क्या लिख सकते हैं, आई एप्सिलॉन आपका हो जाएगा एफ स्क्वायर लैम्डा और ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर से ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ स्क्वायर लैम्डा अपॉन 4m एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। लेट मी शो यू, मिल रहा है क्या, यस। 26.9 को देखिए, जो हमने अभी भी डिराइव किया वही है। अब हमारे पास क्या है, हाफ विड्थ निकाल रहे हैं, ये बोल रहा है हाफ विड्थ। हाफ विड्थ कैसे निकालते हैं, ये आई का ग्राफ प्लॉट करना है, देखो आई का ग्राफ प्लॉट करना है हमें, तो आई का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एप्सिलॉन के साथ में, ये आई का एप्सिलॉन के साथ में। तो जैसे जैसे आप एप्सिलॉन की वैल्यूज पुट करेंगे आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा। तो ये ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ डायरेक्टली बताया हुआ है कि आई वर्सेस एप्सिलॉन का ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा ना। यहाँ पर आपको इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। हाफ विड्थ क्या होती है, जहां इंटेंसिटी की वैल्यू अपनी मैक्सिमम की आधी हो जाए, यानी यहाँ आई मैक्सिमम है और ये देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू की आधी हो जानी चाहिए, उस पॉइंट पे ये दो जगह कट होगा। और अगर एप्सिलॉन की जो दो वैल्यूज आती है, मतलब यहाँ मान लीजिए एप्सिलॉन 1 आ रहा है, यहाँ एप्सिलॉन 2 आ रहा है, तो एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 1 के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड हाफ विड्थ, ये आपकी क्या हो जाती है, हाफ विड्थ। तो हम निकालेंगे कि ये माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा ही क्यों आया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू की आधी हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम निकालते हैं कि मैक्सिमम हमें मिलेगी कहाँ। अब आप देखिए, अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव रखूं चाहे नेगेटिव रखूं, तो होगा क्या कि ये वाली क्वांटिटी नॉन जीरो होगी और पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो आप चाहे एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव रखिए चाहे नेगेटिव रखिए, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी, और ये पॉजिटिव वैल्यू डिनोमिनेटर को बढ़ा रही है, जिससे आपकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, घट रही है। तो आपकी आई जो है वो घटेगी, इसका मतलब आपको इंटेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ मिलेगी, एप्सिलॉन इक्वल टू 0 पर, एप्सिलॉन बराबर 0 पर आपको मिलेगी। तो हम सबसे पहले एप्सिलॉन को 0 करके इंटेंसिटी निकालते हैं, वही हमारी क्या होगी, आई मैक्सिमम होगी। तो जो ऊपर एक्सप्रेशन हमें मिला हुआ है ये एफ स्क्वायर लैम्डा अपॉन 4m, एप्सिलॉन को कर दो 0, तो एफ स्क्वायर लैम्डा अपॉन 4m, एफ स्क्वायर लैम्डा अपॉन 4m, यहाँ एप्सिलॉन स्क्वायर था प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो ये मिल रहा है हमें एफ स्क्वायर लैम्डा अपॉन 4m लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ स्क्वायर अपॉन 4m लैम्डा। ये हमें इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। और जनरली इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, एफ स्क्वायर लैम्डा अपॉन 4m एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस लैम्डा, यानी ये इंटेंसिटी मैक्सिमम की हाफ होनी चाहिए, और मैक्सिमम क्या है, ये रहा, इसकी हाफ होनी चाहिए, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, उसे मैक्सिमम का हाफ कर दिया है, और मैक्सिमम का हाफ करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो एफ स्क्वायर लैम्डा एफ स्क्वायर से आपका एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से 2 को कैंसिल आउट कीजिए, एम से आपका एम कैंसिल, 4m से 4m चला गया, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा स्क्वायर, और वो आपको मिलेगा एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस लैम्डा, तो इसीलिए उस कर्व के अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा पे इंटेंसिटी की वैल्यू हाफ हो जाएगी, और यही हमारी हाफ विड्थ कहलाती है। तो हाफ विड्थ क्या हुई है हमारी, हाफ विड्थ हमारी हुई है 2 लैम्डा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखो, ये भी लैम्डा आ रहा है और ये भी लैम्डा आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास ये 2 लैम्डा आ चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये बता रहा है देखो, आई नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ये मिली थी ना, मैं आई मैक्सिमम, दिस इज नथिंग बट आई मैक्सिमम। ओके, द हाइट इज नथिंग बट, ये लैम्डा के साथ बता रहा है इसकी वैल्यू, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब क्या हो रहा है, व्हेन द डैम्पिंग डिक्रीजेस द रेजोनेंस कर्व बिकम मोर एंड मोर पिक्ड। डैम्पिंग डिक्रीज होने से पीक बढ़ जाती है, मतलब एक ये है, इसकी पीक हमें दिख रहा है कम है,
और एक ये है, पी किस में ज्यादा है, इसमें, इसका मतलब डैम्पिंग यहाँ पे कम होनी चाहिए। कारण क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू है आपने देखा था वो आई है एफ स्क्वायर अपॉन 4m लैम्डा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी लैम्डा बढ़ने से घटती है। तो लैम्डा देखो यहाँ पर लैम्डा ज्यादा है तो आई मैक्सिमम घट गया, यहाँ पर लैम्डा कम है तो आई मैक्सिमम बढ़ गया, जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा उतना ज्यादा पीक होगा। ठीक है, एरिया अंडर कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इधर नीचे ज्यादा एरिया आ गया, इधर ऊपर मतलब पीक हो गया तो पतला एरिया हो गया तो एरिया चेंज नहीं रहता है ना, क्योंकि दिस एरिया इज गिवन बाय द इंटीग्रल। तो ये एरिया जो है वो इंटीग्रल से लिया जा रहा है आई गामा डी गामा या फिर आई एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि एरिया इंटीग्रल कैसे लेते हैं आप बताइए। आपने थर्मोडायनामिक्स में देखा होगा, थर्मोडायनामिक्स में पी वर्सेस वी का ग्राफ होता है, पढ़ा होगा। अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तो वर्क डन क्या लेते हो, पी और वी का मल्टीप्लीकेशन तो लेते हो, पी डीवी का लेते हो और फिर उस ग्राफ के अंडर का एरिया आ जाता है, वर्क डन। सिमिलरली अब हमारे पास यहाँ पर इंटेंसिटी है और इसमें हमारे पास वी की जगह एप्सिलॉन है, तो आई एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, दिस विल बी द एरिया अंडर कर्व, और इसका इंटीग्रेशन हमें पूरा एरिया दे देगा, इसलिए हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है। गामा में रखोगे तो ये आ जाएगा, एप्सिलॉन में रखोगे तो ये आ जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, नाउ एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर जब गामा था तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट थी, एप्सिलॉन में माइनस ओमेगा नोट से लिमिट इसकी कैसे हुई तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो हमारे पास गामा क्या था, गामा हमारे पास था ओमेगा नोट प्लस एप्सिलॉन। तो जब गामा को 0 करोगे, गामा को अगर अपन 0 करते हैं तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ओमेगा नोट। इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट जब गामा में 0 है तो उसमें कितनी चली जाएगी, माइनस ओमेगा नोट। और अगर गामा की वैल्यू इन्फानाइट है तो एप्सिलॉन भी कितना जाएगा, इधर इन्फिनिटी में से ओमेगा नोट को माइनस भी कर दोगे तो क्या बचेगा, इन्फिनिटी। इसलिए इन्फिनिटी वाली लिमिट इनकी चेंज नहीं होगी। सो आई होप आपकी लिमिट भी क्लियर है। हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो ये लिमिट है, देखो आई एप्सिलॉन डिमिनिशेस रैपिडली विद इंक्रीजिंग, ये छोड़िए, epsilon is large of no importance and the lower limit may be replaced by minus omega naught and I epsilon taken to have the form given by 26.9। कुछ नहीं है, यहाँ पर ये वैल्यू ले रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि रैपिडली एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ने से जो आई एप्सिलॉन है वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। रैपिडली क्यों, देखो ग्राफ इस तरह से है मान लीजिए ना, और यहाँ पर आपका था एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन को हल्का सा बढ़ाया, इंटेंसिटी बहुत कम हो जा रही है, बहुत ही कम हो जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन को लार्ज लेने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट भी लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राफ है आगे फ्लैट हो रहा है, आगे 0 है, तो आपने एप्सिलॉन की लार्ज वैल्यू ले भी ली तो भी ग्राफ तो 0 है, तो इंटीग्रेशन में तो वो वैल्यू ऐड होएगी नहीं ना। इसलिए आपकी जो लिमिट है वो आप चाहे तो माइनस ओमेगा नॉट से शुरू करो या माइनस इन्फिनिटी से। माइनस इन्फिनिटी से होता क्या है, हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, इसलिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो रखी है हमने, ये रही। ये बाहर इसलिए रखा क्योंकि इसमें एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन सिर्फ इसमें था। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो मैं नहीं करूंगी, वो मैथ्स में आप फॉर्मूला कोई भी देखिए, गॉसियन इंटीग्रेशन या कुछ भी है जो लगा के देख लीजिएगा, आपका आंसर आता है। ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से ये मिल रहा है जो कि मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ आपको। ओके, दैट्स इट, ये हमारा था। और लास्ट टॉपिक है हमारी इस यूनिट का, पैरामेट्रिक रेजोनेंस। पैरामेट्रिक रेजोनेंस में क्या होता है ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा। पैरामेट्रिक रेजोनेंस, देयर एग्जिस्ट ऑसिलेटरी सिस्टम व्हिच आर नॉट क्लोज्ड बट इन व्हिच द एक्सटर्नल एक्शन अमाउंट्स ओनली अ टाइम वेरिएशन ऑफ द, ओके, आपने देखा होगा कि एक हमारे पास ऑसिलेशन ये होता है कि अगर पार्टिकल यहाँ रखा है, मैं उसको इधर करूँ तो वो धीरे धीरे ऑसिलेशन करने लग जाएगा। ओके, एक आपके पास होता है ऑसिलेटरी सिस्टम विच आर नॉट क्लोज्ड। विच आर नॉट क्लोज का मतलब कि यहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है, आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो वो लार्ज ऑसिलेशन आ जाएंगे यहाँ पे। तो पैरामेट्रिक जो रेजोनेंस है कहीं ना कहीं हमारे पास जो क्लोज सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम था, ये क्लोज सिस्टम नहीं है, तो हमारे पास जो क्लोज सिस्टम नहीं है उनके लिए ये डिफाइन होता है। बट देखते हैं कैसे आता है, थोड़ा सा टिपिकल है समझने में, मुझे भी थोड़ा सा कम समझ में आया, बट मुझे जितना समझ में आया है दैट आई विल एक्सप्लेन। तो इन जनरल मान लीजिए हमारे पास वन डायमेंशन में एसएचएम लेते हैं, हमारे पास एम और के होता है। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है ये, हम जानते हैं क्योंकि देखो डी बाई डी टी इस पे अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एम एक्स डॉट प्लस के एम के एक्स इक्वल टू 0, यही मिलता है हमें। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी एम को इधर ले जाते हैं तो एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में वी इंट्रोड्यूस अ न्यू, इन टी की बजाय हम नया वेरिएबल लेते हैं टो, जिसमें ये रिलेशन होना चाहिए। अगर इनमें ये रिलेशन होता है तो ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाती है इसमें। तो ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो रही है वो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। हमारा हाँ, ये ध्यान रहे हमें m कांस्टेंट नहीं है इसमें, ध्यान रखना, ये यहाँ पे बोला है
The parameters of a 1D dimensional system are the coefficient of m and k in the Lagrangian if these are functions of time। यानी जो m है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, वो t का फंक्शन है। k भी हमारा t का फंक्शन है, लेकिन k में तो चलो डिफरेंशिएशन लगा हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। m को हमें t का फंक्शन लेके चलना है, यानी जो m है उसे हम लिखेंगे m एज अ फंक्शन ऑफ t। उस कंडीशन में हमें ये अप्लाई करना है। तो हमारा डी टो क्या है? डी टो हमारा है dt अपॉन m। m को हम क्या लिखते हैं? t। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये देखिए यहाँ पे डी टो इज इक्वल टू डी टी अपॉन एम एज ए फंक्शन ऑफ टी। अगर डी टो हमारा ये है तो सबसे पहले डी टो अपॉन डी टी कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से एम टी, इसको नीचे लेके आ गए। क्लियर? अब हम करते हैं हमारी जो इक्वेशन हमें गिवन है, हमारी इक्वेशन ये है एम एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ओके, क्या करेंगे हम यहाँ पे? वेरिएबल चेंज करते हैं, यानी यहाँ पे हम लगा देते हैं डी टो और डी टो अपॉन डी टी, सो दैट डी टो से डी टो कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस एक्सप्रेशन में मिल जाएगा प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ये कर सकते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? इसकी वैल्यू हमारे पास है ये 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं डी बाई डी टो, ये हमारा एम एक्स डॉट, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एम। टी का फंक्शन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एम से एक एम आपका कैंसिल आउट हो जाता है और इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हमें मिल रहा है डी बाई डी टो, यहाँ पे हमें मिल रहा है एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ओके, एक्स डॉट हमारा के पास क्या होता है? डी बाई डी टो, ये हमारे पास होता है डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे? डी बाई डी टो, अगेन ये डी बाई डी टी है, इसका वेरिएबल चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी एक्स बाई डी टो और डी टो अपॉन डी टी। बात वही है, अंतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ करेंगे डी बाई डी टो और डी एक्स बाई डी टो को एज इट इज रहने दीजिए, और इसकी वैल्यू हमने अभी भी देखी 1 अपॉन एम है, तो 1 अपॉन एम प्लस के एक्स इक्वल टू 0। इसके बाद हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? इस m को उधर ले जाते हैं, मतलब पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे d बाई डी टो, यहाँ पे d बाई डी टो, तो डी टू एक्स अपॉन डी टो स्क्वायर प्लस एम के एक्स इक्वल टू 0। करेक्ट? तो ये वाली जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी शायद, ये देखिए, यस, ये इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, आगे हमें क्या करना है? हाँ, नो लॉस ऑफ जनरलिटी इन कंसिडरिंग एन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द फॉर्म। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को लेके चल रहे हैं, जिसमें अगर मान लीजिए हम जनरली एक इक्वेशन लिखे हैं जिसमें टाइम डिपेंडेंट मिलेगा हमें, जाहिर सी बात है, मतलब हम नॉर्मल इक्वेशन लिख रहे हैं। हमारी नॉर्मल इक्वेशन हुआ करती थी ये डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब बिकॉज ओमेगा नॉट स्क्वायर हमारा था के बाई एम, अब हमारा के भी टी का फंक्शन है, एम भी टी का फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा? टी का फंक्शन। तो इसी इक्वेशन को हम हमारे फॉर्म में अगर अब लिखना चाहें तो जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं? इसको बस टी का फंक्शन बना लो, एक्स इक्वल टू 0। तो जनरली हम इसको अगर टी का फंक्शन में लिखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 27.2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? देखिए आगे हमारे पास क्या है? इसमें ये लैंग्वेज बड़ी समस्या वाली है। लेट अस अज्यूम दैट दिस फंक्शन इज पीरियोडिक। ओके, द फॉर्म ऑफ फंक्शन ओमेगा टी। ओमेगा टी जो है इज गिवन बाय द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। लेट्स अज्यूम दैट दिस फंक्शन इज पीरियोडिक। अगर मान लीजिए ओमेगा टी जो है, क्योंकि टी टाइम का फंक्शन है, अगर टाइम का फंक्शन है तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हम मान लेते हैं कि ये पीरियोडिक है। अगर ये पीरियोडिक है तो इसका मतलब ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी, जहां कैपिटल टी पीरियड होगा, वापस पहले वाली वैल्यू अचीव कर लेगा। यानी अगर हमारा ओमेगा जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है तो हमें टी प्लस कैपिटल टी वापस क्या मिलेगा? टी के बराबर मिलेगा। अब कैपिटल टी जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड है। हम मान के चल रहे हैं कि जो ओमेगा है वो अगर हमारा पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड मान लीजिए कितना है? गामा। अगर उसका पीरियड गामा है तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 पाई अपॉन गामा, क्योंकि ओमेगा फ्रीक्वेंसी है लेकिन हम गामा फ्रीक्वेंसी के साथ मान रहे हैं, ये वही वैल्यू है 2 पाई अपॉन ओमेगा जो होता है। पर ओमेगा को ही हम पीरियोडिक फंक्शन ले रहे हैं तो नई फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। नई फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कितनी है? गामा। तो टी कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन गामा। तो टी आपके पास हो जाएगा 2 पाई गामा, और इसी टाइम के बाद ओमेगा अपनी वैल्यू रिपीट कर लेगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टी टेंस टू टी प्लस डी, जब ट्रांसफॉर्मेशन जाता है तो हमारे पास क्या लेना है? तो मान लीजिए एक्स टी इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो एक्स टी प्लस टी भी उसका सॉल्यूशन होगा। राइट, हमारे पास ये यूं होगा। क्यों होगा? देखो, इसलिए होगा कि मान लीजिए सम फ्रीक्वेंसी गामा,
ओमेगा जो है वो गामा फ्रीक्वेंसी और कैपिटल टी टाइम पीरियड का कोई फंक्शन है, विच मीन्स दैट ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंड सो द इक्वेशन 27.2 इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी टेंस टू टी प्लस टी। इसका ये मतलब है कि आपकी जो इक्वेशन पहले ये थी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, टी को टी प्लस कैपिटल टी से रिप्लेस करते हैं, तो इक्वेशन क्या मिलेगी, नीचे नहीं होता है, ध्यान रखना नीचे यहाँ नहीं होता है, बस यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा टी प्लस टी और यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या है, बेसिकली सेम ही है। क्यों? क्योंकि जो ये वाली कंडीशन अगर अप्लाई करोगे तो ये कंडीशन यहाँ पे लगाओगे तो वापस सेम ऊपर वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अगर इसका सॉल्यूशन मान लीजिए एक्स टी है और इसका सॉल्यूशन आपके पास एक्स टी प्लस टी है, और क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है, यानी सेम इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर ये है तो उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन ये भी है। ये लाइन ये अब समझ में आएगी। हेंस इफ xt इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 27.2 देन xt प्लस टी विल आल्सो बी द सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इफ x1t and x2t are two independent integral of equation 27.2, they must be transformed into linear combination of themselves when t is replaced by t plus t। इसका क्या मतलब है, इस लाइन का हिंदी में समझाती हूँ आपको। ये कहना चाह रहा है कि आपने एक इक्वेशन लिखी ये, ठीक है, आपकी मेन इक्वेशन ये थी। आपको ध्यान रहे कि इसके दो ही सॉल्यूशन हो, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन केवल 2 हो सकते हैं। वैसे उसके 1000 सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन वो 1000 क्या होंगे, उन 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अगर इसका एक्चुअल सॉल्यूशन मान लीजिए है x1t और x2t, तो अब बाकी के जितने भी सॉल्यूशंस होने चाहिए वो इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन या इनका लीनियर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। ये बीएससी सेकंड ईयर में सिखाया जाता है मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने t को t प्लस टी से रिप्लेस किया, जिससे कि हमारी इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, कहने को वैसे चेंज नहीं हुई है, हमारी इक्वेशन ये हो गई। अगर देखा जाए तो ये अलग इक्वेशन है और इसके 2 अलग सॉल्यूशन होने चाहिए, x1 t प्लस टी और x2 t प्लस टी, करेक्ट। इसके अगर ये सॉल्यूशन है तो इसके ये सॉल्यूशन होना चाहिए, पर ये वाली इक्वेशन यानी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तो बिल्कुल सेम है। अगर ये सेम है तो इनके 4 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते। अगर 4 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकते, इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन जो है वो इस पे डिपेंड करे और ये वाला सॉल्यूशन जो है वो इस पे डिपेंड करे। ये वाला इस पे भी कर सकता है, ये वाला इस पे भी करता है। हम कन्वीनियंस के लिए मान रहे हैं कि ये वाला इस पे डिपेंड कर रहा है और ये वाला इस पे डिपेंड कर रहा है, ताकि हमारे पास इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस अभी भी 2 ही हो। तो ऐसी स्थिति में x1 t प्लस टी को हमें डिपेंड करवाना है किस पे, x1 t पे। तो हम डिपेंड करवाते हैं और वो लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लीनियर। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं μ1 से, ठीक है। सिमिलरली x2 वाले को भी हमें x2 पे डिपेंड करवाना है, तो हमारा x1 x2 इंडिपेंडेंट हो गए और बचे हुए 2 सॉल्यूशन डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि एक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन नहीं हो सकते। सेकंड ऑर्डर है इसलिए 2 ही हो सकते हैं, थर्ड ऑर्डर होता तो 3 हो जाते, सेकंड ऑर्डर है तो 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। यही बात ये कहना चाह रहा है, इफ xt एंड x2t आर टू इंडिपेंडेंट, इंटीग्रल का मतलब सॉल्यूशन, देन दे मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए उनका जब t को t प्लस टी से रिप्लेस किया जाए। तो जब t को t प्लस रिप्लेस किया जाए, दे आर सिंपली मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट। तो x1 आपका ये हो जाएगा जो मैंने अभी लिखा है, x2 आपका ये हो जाएगा। आई होप आपको रीजन समझ में आ गया है, ठीक है। अब x1 x2 की ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखते हुए कि ये ऐसा हो जाए और ये ऐसा हो जाए, मोस्ट जनरल फंक्शन आपका इस फॉर्म में लिया जाएगा। x2 और x2t का ऐसा एक्सप्रेशन लिया जाएगा जहां π1 और π2 दे आर प्योरली पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T। इस लाइन का मतलब क्या है, ऐसा ही क्यों लिया है, मैं समझाती हूँ कैसे। x1 का लेते हैं, सबसे पहले x1 का ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ठीक है। मान हमें बोल रहा है कि x1 आपका आप ऐसा लो कि μ1 t अपॉन t प्लस टी, साथ में है π1t। ऐसा ही क्यों लेना है, देख लेते हैं। सपोज मैंने t को t प्लस टी से रिप्लेस किया, तो इधर मेरा आ गया t प्लस टी इज इक्वल टू, जहां पर भी स्मॉल t है वहां t प्लस टी कर दो, ऊपर स्मॉल t है तो यहाँ कर दो t प्लस टी, नीचे आपके पास यहाँ पर t प्लस टी है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास ओके
नीचे t प्लस टी नहीं है, नीचे स्मॉल सॉरी यहाँ पे है t अपॉन कैपिटल टी, यही है, तो नीचे कैपिटल टी रह जाएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ आ जाएगा पाई वन और ये भी हो जाएगा t प्लस टी। अब वो हमें क्वेश्चन में ही बोल रहा है, प्रॉब्लम में ही बोल रहा है कि जो पाई है वो प्योरली पीरियोडिक है। अगर पाई प्योरली पीरियोडिक है इसका मतलब पाई के अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो प्योरली पीरियोडिक दिया है। अगर वो टी में पीरियोडिक दिया है तो टी प्लस टी करते ही वापस पुराना फंक्शन आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी वापस पाई वन टी, करेक्ट। और इसमें क्या मिलेगा हमें, म्यू वन, इन दोनों को अलग लिख लो पहले एक बार, टी अपॉन टी, और ये टी पॉइंट टी वन हो जाता है, ये आ जाएगा म्यू वन। अब इस म्यू वन को बाहर ले लो और इसको अंदर ले लो, म्यू वन टी अपॉन टी पाई वन टी, और ये वापस आपका क्या आ चुका है, देखो ये वाली आ चुकी है वैल्यू जो कि आपके पास क्या थी x1, यानी कि म्यू वन x1 और t, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x1 t प्लस टी, और हमें यही कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी, हमें यही कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी, इसलिए उसने x1 का ऐसा फॉर्म रखा जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देख लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी ये वाली, और इसके लिए x1 को ये रखा। सिमिलरली आप x2 के लिए चेक करेंगे तो x2 में रिप्लेस करते ही आपको ये वाला एक्सप्रेशन वापस मिल जाएगा, इसलिए हम अलाउ करेंगे ये वाली वैल्यू। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। चलिए कब खत्म होगा यार ये, चलिए आगे देखते हैं। नाउ म्यू वन एंड म्यू टू दे आर रिलेटेड इन सर्टेन वे, म्यू वन म्यू टू में आपस में कुछ रिलेशन है, और वो रिलेशन जो है वो हम अब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन, हमारे पास x1 x2 किसके सॉल्यूशन थे, हमारे पास x1 x2 किसके सॉल्यूशन थे, लेट मी जस्ट राइट डाउन, हमारे पास x डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी और x इक्वल टू 0, ये हमारे पास था सॉल्यूशन। सॉरी, तो इसको x1 भी सेटिस्फाई करेगा, x2 भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों इसके सॉल्यूशन है। तो जब x1 करेगा तो x1 डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी, x1 इक्वल टू 0, और x2 डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी, x2 इक्वल टू 0। ओके, तो x1 x2 दोनों ही इसको सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन, x1 वाली को x2 से मल्टीप्लाई करो, यानी इस पूरी इक्वेशन को x2 से मल्टीप्लाई करो और इसको x1 से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्टिंग, और दोनों में से माइनस कर दो और दोनों को माइनस करो, तो इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है, x2 x1 डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 x2 इक्वल टू 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, x1 x2 डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 x2 इक्वल टू 0, माइनस कर देते हैं इसमें से ये वाली, माइनस कर देते हैं तो ये वाला पार्ट तो दोनों में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, x2 x1 डबल डॉट माइनस x1 x2 डबल डॉट इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो ये भी लिख सकते हैं x1 x2 डबल डॉट माइनस x2 x1 डबल डॉट इक्वल टू 0, ये मिलेगा क्या, यस देखिए ये मिल रहा है हमें, माइनस करने से ये मिल रहा है, ये मिल गया x1 डबल डॉट x2 माइनस x2 डबल डॉट x1, और उसे आप क्या लिख सकते हो, d ऑफ x1 डॉट x2, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो d ऑफ x1 डॉट x2 माइनस x2 डॉट x1। कैसे, इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसके बराबर आ रहा है क्या, सॉल्व करो क्या मिलेगा, d एक बार इस पे जाएगा x1 डॉट पे, x1 डॉट पे जाएगा तो x1 पे डबल डॉट लग जाएगा, उस टाइम सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट, प्लस फिर x1 को एज इट इज रखो, x2 पे डॉट लगा दो, माइनस फिर x2 पे डबल डॉट, x1 कांस्टेंट माइनस x2 डॉट x1, ये आ रहा है। अब देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें यहाँ पर कौन कैंसिल आउट क्या होगा, यस दिस टर्म इज गेटिंग कैंसिल आउट, आपको मिल रहा है x1 डबल डॉट x2 माइनस x2 डबल डॉट x1, यहाँ माइनस कॉमन मत लीजिए, चलो बिना माइनस वाले के इक्वल आ रहा है, ये वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू के सेम आ रही है, देखो ठीक है, x1 डबल डॉट x2 माइनस, इसका मतलब आप इसको d ऑफ दिस लिख सकते हो, पर है किसके बराबर, ये 0 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 0 के बराबर। और अगर d ऑफ किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 होता है, यानी कि d ऑफ x1 डॉट x2 माइनस x2 डॉट x1 अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो x1 डॉट x2 माइनस x2 डॉट x1 आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आना चाहिए, तो विच मीन्स 27.4। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, फॉर एनी फंक्शन x1 x2 जो भी है हमारे पास, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 27.4, x1 x2 की
कोई सी भी वैल्यू अगर आप लेते हैं तो हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, μ1 μ2 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा आप खुद देख लीजिए। आपने x1 को क्या लिया है, x1 आपका क्या था भाई, x1 आपका था μ1 t अपॉन टी पाई 1 t, ठीक है करेक्ट। एक मिनट, हाँ सॉरी, म्यू वन म्यू टू से मल्टीप्लाई होगा व्हेन t इज रिप्लेस्ड बाय t प्लस टी। तो अब अगर हमारे पास x1 t प्लस टी क्या था, वो था μ1 x1 t, ओके। और x2 क्या था हमारे पास, μ2 x2 t। तो ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें अगर t को t प्लस टी से रिप्लेस कर दो तो ये वाली इक्वेशन क्या मिलेगी आपके पास, ये वाली मिलेगी x1 डॉट कब t प्लस टी पे, और x2 कब t प्लस टी पे, माइनस x2 डॉट कब t प्लस टी पे, और x1 कब t प्लस टी पे, एंड दैट शुड बी कांस्टेंट, करेक्ट। विच मीन्स, और हमें पता है कि ये जो t प्लस टी है ये हमारे पास क्या था, x1 क्या था, x1 हमारे पास था μ1 सॉरी x1 t प्लस टी, हमारे पास क्या था μ1 x1 t, करेक्ट। तो x1 डॉट क्या हो जाएगा, सिंपली μ1 था, μ1 तो हमारा कांस्टेंट था, तो μ1 हमारे पास ये आ जाएगा एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वापस x1 का डॉट और t। सिमिलरली ये हमारे पास कितना मिलेगा, μ2 x2 t, माइनस ये हमें क्या मिलेगा, μ2 x2 डॉट t, और ये हमें क्या मिलेगा, μ1 x1 t, राइट। अब यहां से μ1 μ2 अगर मैं कांस्टेंट लूं तो फिर से मुझे मिल रहा है x1 डॉट x2 माइनस x2 डॉट x1, एंड दैट शुड बी कांस्टेंट। अब हमें ओरिजिनल इक्वेशन क्या मिली थी, t टाइम, ये तो किस पे है हमारी t प्लस टी पे, और t पे हमें इक्वेशन क्या मिली थी, x1 डॉट x2 माइनस x2 डॉट x1, दैट शुड बी कांस्टेंट। क्योंकि हम चाहते हैं कि t और t प्लस टी पर हमारी इक्वेशन सेम रहे, यानी कि ये वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो लास्ट में ये वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन चेंज ना हो उसके लिए जरूरी है कि ये वाली क्वांटिटी अलग से ना आए, और ये नहीं आने का मतलब है ये वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 1 के इक्वल हो जानी चाहिए। तो वही बोल रहा है कि अगर t प्लस टी पर भी है और सेटिस्फाई रहे तो इसका मतलब है कि μ1 μ2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट μ1 μ2 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फैक्ट दैट द कोफिशिएंट इन इक्वेशन आर रियल। रियल हमारे पास है इफ एक्स टी, हमारे पास कोफिशिएंट रियल होने का मतलब है जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है, हमें पता है d2x वो रहा, वही जो हमारे पास d2x अपॉन dt स्क्वायर है प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। हमें पता है इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, रियल कोफिशिएंट्स ही हमारे पास आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे खैर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ये लाइन समझ में आ जाएगी। इफ एक्स टी इज द इंटीग्रल का मतलब सॉल्यूशन, इफ एक्स टी इज द सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन देन एक्स स्टार टी विच इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा भाई, इसी से इसको पता चला कि वो रियल है। अगर किसी का सॉल्यूशन x भी है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है, यानी कि फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसका ओरिजिनल पार्ट लो या कॉन्जुगेट लो, इसका मतलब वो वैल्यू रियल ही है। रियल पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई क्वांटिटी रियल होती है ना तो 2 लो और 2 लो, रियल में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 3 आयोटा में 3 आयोटा ओरिजिनल है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस का 3 आयोटा, वैल्यू चेंज हो जाती है, बट रियल में चेंज नहीं होती है। तो हम ये साबित कर दें कि x अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है और x स्टार भी उसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब उस वो जो इक्वेशन है वो रियल है, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहले d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये मेरे लिए लंबा पड़ रहा है बट मैं समझा रही हूँ आपको। हमें पता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, c1 e की पावर i ओमेगा t प्लस c2 e की पावर माइनस, क्योंकि आपने देखा होगा ये हो जाएगा d2 स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0, जहां पर d की वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। तो रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, तो एक प्लस आयोटा ओमेगा इसके साथ और एक दूसरे कांस्टेंट के साथ, इस तरह से सॉल्यूशन है। तो अगर x ये है तो x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, c1 e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t प्लस c2 e की पावर प्लस आयोटा ओमेगा t, ये x स्टार है। अब हम देखेंगे कि x और x स्टार दोनों सेटिस्फाई करते हैं, यानी अगर x सेटिस्फाई करेगा तो x स्टार भी सेटिस्फाई करेगा। तो पहले x को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं एक बार x को, है ना, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या मिलेगा, डबल डेरिवेशन करना है d2x का, तो c1 i ओमेगा का स्क्वायर e की पावर i ओमेगा t प्लस c2 माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा स्क्वायर c1 ई की पावर आई ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर c2 ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट 0। इनको सॉल्व करोगे आपको 0 मिलेगा। अब d2x स्टार करते हैं,
प्लस ओमेगा स्टार एक्स स्टार। लिखो C1 माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस C2 माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर माइनस आई ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर C1 माइनस आई ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर C2 ई की पावर आई ओमेगा टी। सॉल्व करके देख लीजिएगा, यू विल गेट 0। इसका मतलब x भी सेटिस्फाई कर रहा है, x स्टार भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो लाइन हमें समझ में आ गया। अगर ये इसका मतलब x और x स्टार में फर्क नहीं है, इसका मतलब अगर म्यू1 म्यू2 का सेट, क्योंकि म्यू1 म्यू2 का मतलब है x1 x2 का सेट, अगर म्यू1 म्यू2 का सेट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो म्यू1 स्टार और म्यू2 स्टार का जो सेट वो भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी ये वाला सेट इस वाले सेट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट बोला है हमने, है ना। इक्विवेलेंट का मतलब तो ये हो रहा है कि म्यू1 जो है वो या तो म्यू1 स्टार के इक्वल हो या फिर म्यू1 किसके इक्वल हो, म्यू2 स्टार के। अब इनसे हमें दो कंडीशंस मिलती है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। अगर मान लीजिए म्यू1 जो है म्यू1 स्टार के इक्वल आता है, इसका मतलब क्या है कि म्यू1 आपका रियल है। और इस कंडीशन में म्यू2 आपका किसके इक्वल आएगा, म्यू2 स्टार के, और इसका मतलब म्यू2 भी आपका क्या है, रियल। जब कोई वैल्यू अपने ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाए यानी कि वो क्वांटिटी क्या होती है, रियल होती है। तो एक कंडीशन तो हमें म्यू1 म्यू2 के बारे में मिली है कि दोनों रियल होंगे। दूसरा, अगर ये वाली लूं कि म्यू1 जो है वो म्यू2 स्टार के इक्वल है, अगर म्यू1 आपका म्यू2 स्टार के इक्वल है तो म्यू2 आपका किसके इक्वल होगा, म्यू1 स्टार के इक्वल होगा। करेक्ट। हमें पता है कि म्यू1 म्यू2 की वैल्यू 1 आनी चाहिए, कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर मैं इसको रखूं म्यू1 और इस म्यू2 की जगह क्या रख सकते हो, म्यू1 का स्टार, तो म्यू1 स्टार कितना आ जाएगा, 1। यहां से आपको म्यू1 की वैल्यू मिल रही है 1 अपॉन म्यू1 का स्टार, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सॉरी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो मोड ऑफ म्यू1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली मोड ऑफ म्यू2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये कंडीशन 2 है जो लिखी हुई बता देती हूँ। तो देखो, हाँ, इट फॉलोज दैट म्यू1 म्यू2 बोथ मस्ट बी द सेम एज म्यू1 स्टार म्यू2 स्टार, यानी दोनों का सेट इक्विवेलेंट होना चाहिए। दैट इज आइदर म्यू1 इक्वल टू म्यू2 स्टार और म्यू1 एंड म्यू2 बोथ आर रियल। तो मैंने प्रूव किया ना, या तो म्यू1 म्यू2 दोनों रियल होने चाहिए या फिर म्यू1 की वैल्यू म्यू2 स्टार के इक्वल आनी चाहिए। इन द फॉर्मर केस, फॉर्मर मतलब ये वाला केस, म्यू1 और म्यू2 स्टार, तो म्यू1 और म्यू2 स्टार को इक्वल करेंगे तो म्यू1 इसके बराबर आ जाएगा, और मोड ऑफ म्यू1 स्क्वायर मोड ऑफ म्यू2 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि दोनों का जो मॉड्यूलस है वो किसके इक्वल आ रहा है, यूनिटी के इक्वल आ रहा है। ठीक है। नाउ इन द अदर केस कौन सा था, जहां पर म्यू1 और म्यू2 क्या हुआ करते थे, रियल। क्योंकि जब रियल नहीं है तब वाला केस तो डिस्कस कर लिया ना, तब तो इनका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन जो दूसरा केस है जिसमें दोनों रियल आए थे वो डिस्कस नहीं किया, वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर म्यू1 म्यू2 दोनों रियल हैं तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास x1 की वैल्यू ये आएगी और x2 की वैल्यू ये आएगी। ये कैसे आया, देखो ये हमें लेना है रियल वाले में। कब, अगर आपका म्यू1 म्यू2 जो है दोनों कैसे हैं, रियल है। अगर ये रियल है तो म्यू1 म्यू2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका मतलब इफ म्यू1 की वैल्यू सपोज अगर म्यू मानो तो म्यू2 कितना आएगा, यहां से देखो म्यू2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन म्यू1, और वो आ रही है 1 अपॉन म्यू, तो ये आ रही है 1 अपॉन म्यू। तो आपका x1 क्या था, x1 आपका था म्यू1 की वैल्यू t/t पाई1t, और x2 आपका कितना था, म्यू2 की वैल्यू t/t पाई2t। वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा म्यू t/t पाई1t, और ये हो जाएगा आपका म्यू2 की जगह रखना है 1 अपॉन म्यू। 1 अपॉन म्यू का मतलब सिंपली म्यू की पावर माइनस में कर लो, माइनस t/t पाई2t। तो दोनों अदर केस में आपके पास ये x1 आ गया और ये x2 आ गया। इसका क्या मतलब है, विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव रियल वैल्यू ऑफ, इस कंडीशन में आपका मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू जो है, मोड ऑफ म्यू जो है, पहले 1 आ रहा था ना, अब वो 1 नहीं आएगा, क्योंकि वो 1 आने का मतलब है कि आपका म्यू1 जो है वो म्यू2 स्टार के इक्वल है और म्यू2 आपका म्यू1 के स्टार के इक्वल है। दोनों रियल वाला केस जो है इस कंडीशन में ये आया था। इसका मतलब अब जो रियल पार्ट ले रहे हैं उसमें ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, तो मोड ऑफ म्यू जो है इस बार 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब या तो आपके पास दो ही तरीके पॉसिबल है, या तो आपके पास म्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है या आपके पास म्यू लेस देन 1 हो सकता है। दोनों ही सिचुएशन में x1 और x2 में से एक वैल्यू तो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। इट मीन्स द सिस्टम एट रेस्ट इज इन इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। देखो इसका मतलब क्या है, अब आपके पास x1 ही आ जाएगा, ठीक है, म्यू आपके पास सपोज ग्रेटर देन 1 है, म्यू की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो 2 मान लेते हैं।
2 है तो x1 जो है वो किसके साथ होगा, 2 की पावर 2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है, कैपिटल टी नहीं लिख रही हूँ फिलहाल, टी ऊपर है ना, और x2 जो है वो 2 के माइनस टी के आ रहा है। इसका मतलब अगर टाइम को आप बढ़ाओगे तो एक्सपोनेंशियली ये तो बढ़ेगा और ये घटेगा, तो सफिशियंट टाइम बाद ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस टी है ना, टी के साथ घटते 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 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है जिसमें x1 वाला पोर्शन प्लस x2 वाला पोर्शन हुआ करता था, उसमें x1 जो है वो बहुत ज्यादा, यानी डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है आपके पास। अगर आप म्यू लेस देन 1 भी ले लेते हो तो आपका x1 जो है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा, एक से कम हो जाएगा, मान लीजिए 1/2 ले लेते हैं, एक से कम 1/2 है तो 1/2 की पावर ये टी आ जाएगा, और x2 आपका क्या है 1/2 की पावर माइनस टी, 1/2 की पावर माइनस टी का मतलब आ जाता है 2 की पावर टी। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे ये डिक्रीज होएगा इस बार और ये बढ़ेगा, तो या तो आपके पास x1 बढ़ेगा या आपके पास x2 बढ़ेगा। समय जैसे जैसे बीतेगा दोनों में से एक टर्म बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ेगा। अब आप देखिए, अगर आपका पार्टिकल यहाँ होता, आपने उसको यहाँ लाके छोड़ दिया, तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा पार्टिकल वापस x इक्वल टू 0 की तरफ आ रहा है। लेकिन अब आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि पार्टिकल यहाँ है, क्यों बोला मैंने यहाँ है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा पार्टिकल इससे दूर ही जाएगा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है x इक्वल टू 0, क्योंकि हमने देखा ना t जैसे जैसे बढ़ रहा है x आपका बढ़ रहा है, ये होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये आपका पास होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में पार्टिकल भाग जाता है। तो यहाँ पर देखिए, दिस मीन्स दैट द सिस्टम एट रेस्ट इज एट x इक्वल टू 0 इज अनस्टेबल, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस स्टेट, डेविएशन मतलब थोड़ा सा वहां से डिस्प्लेस किया, भले कितना ही छोटा हो, टू लीड अ रैपिडली इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, बहुत टाइम को थोड़ा सा बढ़ाने पर भी x बहुत फास्ट बढ़ेगा, क्योंकि जो टाइम है वो पावर में है, अगर पावर में होता है तो टाइम को बहुत बढ़ाने से x डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक रेजोनेंस, यही आपका पैरामेट्रिक रेजोनेंस है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है, नेक्स्ट लेक्चर से हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।